वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबर में। एक नए हफ्ते की, एक नए महीने की और एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत FY 25 की शुरुआत आज के इस एपिसोड से, आज की ताजा खबर के इस एपिसोड से हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, 2 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है जब से आज की ताजा खबर का ये सेगमेंट हम आपके पास ला रहे हैं। एंड अब तक आप हमारे साथ इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया फाइनेंशियल ईयर आया है और ये सेगमेंट ऐसे ही कंटिन्यू होगा। एंड हम यही कोशिश करेंगे कि हम एक कंडेंस्ड वे में, एक अच्छी तरीके से आपके आपके सामने प्रस्तुत कर सके कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज, जो आपको अप टू डेट रहने में मदद करेंगी, फाइनेंशियल वर्ल्ड को समझने में हेल्प करेगी। यही हमारी इच्छा है, यही हमारा एफर्ट्स है। एंड होपफुली आप आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए चलिए इसी अच्छे नोट पर हम शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर की। FY 25 ये पहली आज की ताजा खबर का एपिसोड रहेगा। एंड जी हाँ, जहां पर FY 25 की बात हो रही है, तो बस मैं आपको बता दूं कि आज से हमारी एक नई सीरीज आने वाली है, 5 हाई ग्रोथ स्टॉक्स फॉर FY 25, जिसका पहला एपिसोड आज जल्दी अपलोड होगा। तो उस एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। डू चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के न्यूज के लिए। सबसे पहली न्यूज हम एज यूजुअल ग्लोबल इकोनॉमी से शुरुआत करने वाले हैं। एंड ग्लोबल इकोनॉमी की सबसे पहली न्यूज है हमारे पास चाइना की ओर से। तो चाइना के कुछ डेटा पॉइंट्स सामने आया है ड्यूरिंग द वीकेंड। चाइना का जो फैक्ट्री एक्टिविटी है दैट हैज एक्सपांडेड, यानी वो बढ़ा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 मंथ्स। जो ऑफिशियल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI इंडेक्स जो होता है, उसका आंकड़ा अब 50.8 हो चुका है इन द मंथ ऑफ मार्च। ये जो इंडेक्स है ये 50 के ऊपर जब होता है तब ये इंडिकेट करता है कि जो एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या फिर सर्विसेज एक्टिविटी, वो थोड़ी सी स्ट्रांग नजर आ रही है। जब 50 के नीचे होता है तो उसका मतलब है कि अभी भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमी में। तो ये 50 के ऊपर अब पहली बार बहुत सारे महीनों में पहुंची है एट 50.8। फरवरी के महीने में ये 49.1 हुआ करती थी। एंड बहुत समय बाद ये 50 का जो मार्क है उसके ऊपर पहुंची है। तो ये थोड़ा सा अपबीट इंडिकेशन है कि, यानी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक इंडिकेशन है कि वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो स्लोली अपना जो ग्रोथ है वो वापस लाने की कोशिश में है। वापस लाने के जो उनके एफर्ट्स है, उनके गवर्नमेंट के, उनके सेंट्रल बैंक्स के, वो थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं उनकी इकोनॉमी को, ऐसा इस डेटा से दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम अभी भी देखें तो चाइना का सबसे मेन मार्केट उनका रियल एस्टेट मार्केट है, उनका प्रॉपर्टी मार्केट है। तो वहां पर अभी भी रिकवरी में काफी देर नजर आ रही है, अब तक रिकवरी वहां पर हुई नहीं है। तो वो एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है उनकी इकोनॉमी के लिए, जो अब तक रिकवर नहीं हुआ है। जो ऑफिशियल नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI है, जहां पर सर्विसेज यानी कंस्ट्रक्शन, ऐसे सारे सेक्टर्स होते हैं, तो वो बढ़ गया है टू 53 फ्रॉम 51.4 इन February। तो ये भी अगेन हाईएस्ट रीडिंग है सिंस द मंथ ऑफ सितंबर 2023। तो ये भी काफी अच्छा डेटा पॉइंट यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट्स का ये कहना है, बहुत सारे जो टोटल इक्विटी मार्केट्स दिखते हैं या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट्स है, मेजर इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स है, उनका ये कहना है कि चाइना थोड़ा बहुत अब जापान स्टाइल का स्टैगफ्लेशन में ना आए, ये उनकी चिंता है। एंड वैसी सिचुएशन चाइना में आ सकती है अगर उनके पॉलिसी मेकर्स ने स्टेप अप नहीं किया एंड इकोनॉमी को वो हाउस होल्ड कंजम्पशन की और ज्यादा नहीं लेते गए। तो हो सकता है कि जापान जैसा स्टैगफ्लेशन भी वहां पर, स्टैग्नेशन जो है वो भी वहां पर आ सकता है। ऐसा कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है। एंड इसीलिए उनको जो हैवी रिलायंस है चाइनीज इकोनॉमी का फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको कम करने की जरूरत है। एंड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ाने की जरूरत उनके पॉलिसी मेकर्स को है, ऐसा कई इकोनॉमिस्ट का कहना है। इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है फॉर FY 24, जिनकी हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट, एक काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट भी है ये, वो ये है कि QIP के द्वारा, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा फंड रेजिंग जो है FY 24 में, दैट हैज रीच्ड 78,000 करोड़, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटिमेंट है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अगर हम टोटल इंडाइसेस के भी रिटर्न्स देखें FY 24 में, तो बहुत अच्छे रहे। निफ्टी ने ही लगभग 30% का रिटर्न FY 24 के दौरान दिया है। एंड जो टोटल ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट दिख रही है, रोबस्ट अंडरलाइंग डिमांड जो दिख रही है, वो भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो ऐसे में ऑब्वियसली बहुत सारे कंपनीज यही करते हैं कि वो QIP रूट अपनाने की कोशिश करते हैं, जहां से उनको एक क्विकली फंड रेस उनके बैलेंस शीट पर कर सके। अगर इसको कंपेयर करें हम टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, FY 23 से अगर हम कंपेयर करें, तो एक 7 फोल्ड इंक्रीज दिखा है इन द अमाउंट दैट इज रेस्ड बाय QIP। ऐसे समय पर बहुत सारे कंपनीज अपनी फंड रेज करते हैं, जब बहुत सारे कंपनीज के केसेस में ऐसे होता है कि कंपनीज को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली उस पैसों के साथ करना क्या है। बहुत सारे कंपनीज
पिछले 4-5 सालों में उतने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नहीं कमाए होते जितने वो एक क्यूआईपी में रेस कर पाते। वही वही एक खासियत है लिक्विडिटी की, वही खासियत है ऑफ इंप्रूविंग सेंटिमेंट की, जिससे बहुत सारे कंपनीज जो आमतौर पर काफी मीडियोकर यानी काफी एवरेज भी दिखे, वो भी एक अच्छे वैल्यूएशंस पर अपने क्यूआईपी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत वैसा फ्लेवर हमें मार्केट्स में देखने को मिला है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। क्यूआईपी एक बहुत ही क्विकेस्ट वे है ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिससे आप मोबिलाइजेशन जो है फंड्स का वो काफी क्विकली कर सकते हो, एंड इसके लिए कोई प्री इशू फाइलिंग्स जो है मार्केट रेगुलेटर को वो देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही एक मेजर रहा है बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का टू रेज देयर फंड्स। जो डेटा सामने आया है उसके हिसाब से, जैसा मैंने कहा कि 7 टाइम इंक्रीज दिखा है इन द फंड रेजिंग दैट हैज हैपेंड इन FY24। FY23 में सिर्फ 10,235 करोड़ का क्यूआईपी के द्वारा फंड रेजिंग सारे लिस्टेड यूनिवर्स के जो इंडिया में लिस्टेड सारी कंपनीज है उन्होंने साथ में करके उतने ही रेस किए थे। ये जो करंट मोबिलाइजेशन का डेटा है ऑफ क्यूआईपी, उसमें आरईआईटी एंड इन्वेट्स भी इंक्लूडेड है, जहां से अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास का फंड्स जो है वो क्यूआईपी के द्वारा आरईआईटीज एंड इन्वेट्स से भी रेज हुए हैं। हालांकि ये सबसे अच्छा साल नहीं था फॉर क्यूआईपी इनफ्लोज कंपेयर टू FY21। FY21 में ऑल टाइम हाई ऑफ क्यूआईपीज had happened in FY21, जहां पर लगभग 82,000 करोड़ का क्यूआईपी फंड रेस उस साल में हुआ था। अगली न्यूज है अगेन अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट फॉर FY24। एफपीआईज ने एक काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है FY24 में। लगभग 2 ट्रिलियन रुपीज है, 2 लाख करोड़ का इक्विटी में इंफ्यूजन इस साल में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा देखा गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पिछले 2 साल से नेट सेलर्स रहे थे इंडिया के मार्केट में, तो ये एक अच्छा चेंज इस साल में आता हुआ दिखा। इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ध्यान FY24 में बढ़ा है, तो इसी का एक काफी बड़ा उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से, तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि पिछले साल में हालांकि नेट आउटफ्लो था जो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, पर इससे पहले इससे भी ज्यादा एफपीआई इन्फ्लोज हुए थे, अगेन दैट वाज इन FY21 जब बहुत सारा इक्विटी इन्फ्यूजन यहाँ पर हुआ है। जो करंट ईयर की अमाउंट है वो 2 लाख करोड़ तो इक्विटीज की है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि 1 लाख करोड़ का इक्विटी जो 1 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन जो है वो डेट मार्केट्स में भी हुआ है, इंडिया के डेट मार्केट्स में। एंड आप आई एम श्योर आप जानते होंगे कि सितंबर मंथ में जेपी मॉर्गन के इंडेक्स में इंडिया के बॉन्ड फंड्स भी इंक्लूड होना शुरू हो गए। तो उसके बाद से एक काफी इंपॉर्टेंट इनफ्लो इंडिया को मिल रहा है फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन इंडिया डेट मार्केट्स। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एंड एनकरेजिंग न्यूज है इंडिया के डेट मार्केट्स के लिए, एंड उसी वजह से कलेक्टिवली इंडिया की इकोनॉमी में लगभग 3.4 लाख करोड़ का इनफ्लो हुआ है फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग FY24। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडियाज पावर डिमांड। तो इंडिया का जो पावर डिमांड है दैट हैज बिगन टू राइज इन सम ऑफ द स्टेट्स। हीट वेव बढ़ती हुई नजर आ रही है। आई एम श्योर आप सब भी महसूस कर रहे होंगे आपके आसपास पिछले एक हफ्ते में हीट वेव बहुत सारे रीजन्स में इंडिया के बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे रीजन्स में टेम्परेचर्स 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचने लगे हैं, जिससे इंडिया का पीक पावर डिमांड जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। होली के दिन यानी 25 मार्च को 182 गीगावाट्स का डिमांड आया था। उसके बाद 28 मार्च को 215.3 गीगावाट्स का पीक डिमांड यहाँ का टोटल डिमांड आया था। पीक डिमांड हालांकि जो मार्च 28 को एक पॉइंट पर आया था दैट वाज एट 353 मेगावाट्स। तो काफी बड़ा सर्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हीट वेव बढ़ने से, टेम्परेचर्स बढ़ने से, एसी जैसे अप्लायंसेस का यूसेज, इससे पावर सर्ज जो हो रहा है, पावर डिमांड में सर्ज आ रही है, वो काफी तेज नजर आ रही है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे सारे स्टेट्स में जो टेम्परेचर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एंड हीट वेव आने वाले टाइम में भी एक ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, ऐसा आईएमडी का भी कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि हीट वेव की वजह से टेम्परेचर्स और भी बढ़ते हुए नजर आए। आईएमडी ने ये भी हालांकि कहा है कि एल नीनो के जो कंडीशंस है वो परसिस्ट होंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो इस वजह से बहुत सारे रीजन्स में हीट वेव की वजह से टेम्परेचर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। गवर्नमेंट जो है वो एंटिसिपेट कर रहा है, गवर्नमेंट को ये पता है, गवर्नमेंट को ये एक्सपेक्टेशन है कि पीक पावर डिमांड इस साल में सबसे ज्यादा रहने वाली है। जो आंकड़े सामने आए हैं उस हिसाब से गवर्नमेंट का एंटिसिपेशन है कि 256.53 गीगावाट्स का एक पीक डिमांड यहाँ पर हो सकता है। इवन जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उनके चेयरपर्सन ने भी यही कहा है कि 260 गीगावाट का मार्क शायद इस समर सीजन में
पीक पावर डिमांड के टर्म्स में हम शायद हिट कर जाएंगे। तो ऐसे में पीक पावर डिमांड जब इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या सबसे ज्यादा लगने वाली कमोडिटी है? कोल। क्योंकि चाहे हम कितनी भी ट्रांजिशन की बात करें टू रिन्यूएबल्स, ये ऐसी चीजें हैं जो जल्दी से होने नहीं वाली है। अभी भी हमारा कोल पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। अगर हम 28 मार्च के दिन की ही बात करें तो कोल फायर्ड पावर प्लांट जो थे दे कंट्रीब्यूटेड 77% टू इंडियाज एनर्जी मिक्स। तो जितनी भी पावर यूज हुई उसकी 77% कोल पावर्ड जो प्लांट्स है उन्हीं से आई है। रिन्यूएबल एनर्जी ओनली कंट्रीब्यूटेड 11%। हाइड्रो पावर जो था दैट वाज 6%। सो अभी भी ऐसे समय पर गवर्नमेंट को यही देखना होगा कि कोल का मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है। इसी के लिए बहुत सारे जो स्टेप्स है वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। बहुत सारे जो इंपोर्ट बेस्ड कोल प्लांट्स है उनको कंपल्सरी चालू रहने को गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहा है। तो ये सारी चीजें इसी पर है, इसी को इंश्योर करने के लिए है कि समर सीजन में पीक पावर डिमांड के चलते कोई इलेक्ट्रिसिटी कट ना हो। स्टॉक वाइज अपडेट्स की अब बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट है यहाँ पर रिगार्डिंग जेएसडब्ल्यू स्टील, जिन्होंने कमीशन किया है अपना हॉट स्ट्रिप मिल जो उनका कर्नाटका में प्लांट है एंड जिसकी एनुअल कैपेसिटी है 5 मिलियन टन्स की। तो इसी के साथ कंपनी ने अपना पहला डिस्पैच भी इस मिल से कर दिया है। तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए एक काफी बड़ा बूस्ट होगा टू देयर एनुअल कैपेसिटी। जो ये एचएसएम फैसिलिटी है यानी हॉट स्ट्रिप मिल फैसिलिटी है, उसकी कैपेबिलिटी है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लेट्स एंड कॉइल्स। एंड ये जो फैसिलिटी है यहाँ पर बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी अवेलेबल है, लाइक डिजिटल रीहीटिंग फर्नेसेस, इवेपोरेटिंग कूलिंग सिस्टम्स, वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम। तो ये सारी चीजें भी इस प्लांट में इक्विप्ड है। जेएसडब्ल्यू स्टील काफी तेजी से अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। ओडिशा में भी उनके एक प्लांट के कमीशन होने की जो टाइमलाइंस है वो अभी भी जारी कर दी गई है। सो जेएसडब्ल्यू स्टील seems to be very serious about increasing their capacity in the steel sector. The next news is from क्रॉक्स इंडिया लिमिटेड एंड मेट्रो ब्रांड्स। तो क्रॉक्स इंडिया एंड मेट्रो ब्रांड्स ये जो दो कंपनीज है फुटवेयर इंडस्ट्री में, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप जो है वो एक्सटेंड कर दी है फॉर ग्रोथ इन इंडिया। तो मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड जो है दे हैव पार्टनरशिप विद क्रॉक्स सिंस अ लॉट ऑफ इयर्स एंड उन्होंने रिसेंटली अगेन उसको कंटिन्यू करने का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है। तो ये रिन्यूअल से ये जो रिटेल पार्टनरशिप है ये इसमें कुछ चेंजेस इन एग्रीमेंट टर्म्स भी आए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि मेट्रो ब्रांड्स को एक्सक्लूसिव राइट्स टू ऑपरेट ओन क्रॉक्स फुल प्राइस स्टोर्स अक्रॉस वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स इन इंडिया, ये दे दिया गया है एज पर दिस एग्रीमेंट। एंड जो रेसिडुअल बैलेंस टर्म है कॉन्ट्रैक्ट में वो भी बढ़ा दिया गया है। फर्दर मेट्रो ब्रांड्स ये जो कंपनी है इनके पास राइट्स होंगे टू रिन्यू एंड ऑपरेट ऑल एग्जिस्टिंग स्टोर्स, जो एक्सक्लूसिव क्रॉक्स के स्टोर्स है उनको ऑपरेट करने का एंड रिन्यू करने का उनके पास राइट होगा इन जो करंटली ऑपरेशनल है इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये पार्टनरशिप जो है वो काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन दीज टू कंपनीज एंड वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2008 से इन्होंने सबसे पहले इनिशिएशन किया था जहां पर उन्होंने क्रॉक्स के जो प्रोडक्ट्स थे वो मेट्रो ब्रांड्स के मल्टी ब्रांड आउटलेट्स में लाना शुरू किए थे। एंड 2015 में उन्होंने ये जो पार्टनरशिप है वो और डीपन कर दी एंड उन्होंने एक नॉन एक्सक्लूसिव रिटेल लाइसेंस की एग्रीमेंट भी कर दी। एंड एज ऑफ नाउ Metro Brands is operating more than 200 stores of Crocs in India. रिसेंटली मेट्रो ब्रांड्स ने काफी चीजें चेंज करने की कोशिश की है इन देयर फुटवेयर सेगमेंट। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी अनाउंस की विद यूएस बेस्ड फुटवेयर जायंट कॉल्ड फुट लॉकर एंड फिला के साथ ऑलरेडी वो ऑन बोर्ड है। तो स्पोर्ट्स वेयर जो कल्चर है उसमें भी मेट्रो ब्रांड्स अब काफी तेजी से जो अपना मार्केट शेयर है वो बढ़ाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। दैट वॉज इट फॉर टूडेज न्यूज। अब हमारे फाइनल सेक्शन पर भी हम बढ़ेंगे। FY25 में ये भी हम जो प्रथा है वो शुरू रखेंगे कि बिलीव इट और नॉट का सेक्शन हमेशा की तरह इस वीडियो में होगा। तो बिलीव इट और नॉट में हम बात करने वाले हैं एक इंसिडेंट की जो पिछले हफ्ते में हुआ था। ये इंसिडेंट के बारे में शायद आप वाकिफ होंगे। बॉल्टीमोर करके एक जो सिटी है इन यूएस, वहां पर एक शिप जो है वो उनके एक काफी मेजर ब्रिज से टकरा गई, जिसके बाद ये जो ब्रिज है वो एंटायरली कोलैप्स हो गया। अब बल्टीमोर जो है दैट इज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन यूएस। तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे, इससे क्या क्या लॉसेस अब तक हो गए हैं, उसके जो नंबर्स आए हैं वो काफी स्टैगरिंग है। जो इंश्योरर्स है दे कुड फेस अ लॉस अप टू $4 बिलियन बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी। ये एक शिपिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें ये वन ऑफ द एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग लॉस है जो इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पर सहन करना पड़ सकता है। इंश्योरेंस बिल तो ज्यादा होने ही वाला है, पर इसका एक एटलीस्ट जो एक बेटर चीज ये है कि एक्चुअली जो यूएस में प्रैक्टिस रहती है फॉर मरीन इंश्योरेंस
उसमें ऐसा होता है कि एक कंसोर्शियम होता है, यानी बहुत सारे इंश्योरेंस मिलके एक पूल्ड असेट में रिस्क लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो पैसे हैं वो एक ही इंश्योरेंस कंपनी को देने हैं। सो दे आर गोइंग टू बी पूल्ड विद अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। लेकिन जो टोटल कॉस्ट है दैट इज क्वाइट स्टैगरिंग, ऑलमोस्ट $4 बिलियन का तो खर्चा सिर्फ जो शिपिंग इंडस्ट्री का लॉस है उससे रिलेटेड है। जो कॉस्ट होगा ऑफ ब्रिज रिपेयर दैट इज गोइंग टू बी एडिशनल $1.2 बिलियन। तो काफी बड़ा खर्चा है यहाँ पर इंश्योरेंस को बेयर करना होगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रेजेडी। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इसमें वी आर स्टिल नॉट काउंटिंग द बिजनेस लॉस जो बहुत सारे कंपनीज को यहाँ पर होने वाला है, विच आर गोइंग टू बी इन एंड अराउंड दिस बल्टीमोर एरिया इन यूएस। तो वो नुकसान भी काफी ज्यादा यहाँ पर सारे जो बिजनेसेस है उनको सहन करना पड़ सकता है। सो एक छोटी सी गलती यहाँ पर जो हुई है बिकॉज ऑफ सम ऑफ द माल फंक्शनिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द शिप, तो उस वजह से इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर सारी इंडस्ट्री को एज अ होल झेलना पड़ रहा है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज स्टॉक मार्केट न्यूज। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए विद मैक्सिमम पीपल एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।